आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत का संविधान मतलब कैसे बना, क्या थी इसकी प्रोसेस थी, किस तरीके से इसको बनने में सहायता मिली या फिर कौन कौन इसमें लोग शामिल थे जिन्होंने बनाने में इसकी सहायता की। तो संविधान को पहले हम जानेंगे संविधान होता क्या है। संविधान किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी होता है, संविधान होता क्या है। असल में संविधान क्या होता है, एक कलेक्शन होता है रूल और रेगुलेशंस का, यानी नियम और विनियमन का एक संग्रह होता है। और इससे क्या करते हैं, किसी भी देश की व्यवस्था को अगर हमें सुचारू रूप से चलाना है तो इनके नियम और कानून व्यवस्था को चलाने के लिए रूल और रेगुलेशंस की जरूरत होती है, नियम और विनियम की जरूरत होती है। वो सभी हमें संविधान में मिल जाते हैं। फिर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। हम भारत में रहते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं कि भारतीय संविधान बना कैसे, क्या इसकी विशेषता थी और क्या कारण रहे थे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत पर क्या था, अंग्रेज शासन की व्यवस्था चल रही थी, भारत गुलाम था अंग्रेजों का। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो नियम चलते आ रहे थे उन्हीं के कारणों से प्रभावित होकर के जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद होने की स्थिति में आया तो उन्होंने सोचा कि हमें क्या चाहिए, अपना स्वतंत्र एक अपना संविधान चाहिए जिससे हम क्या करेंगे, अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाएंगे। तो इसके लिए हम बात करते हैं अंग्रेजी शासन की। अंग्रेजी शासन जिस समय चल रहा था उसी समय क्या हुआ था कि इंग्लैंड 1946 की बात है, 1946 की बात है जब क्या हुआ था, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली। वहां के प्रधानमंत्री बने थे और इन्होंने कहा था कि हम भारत को आजाद करेंगे और इसीलिए इन्होंने क्या भेजा था, एक कैबिनेट मिशन भेजा था। एक कैबिनेट मिशन भेजा इन्होंने, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया। एक संविधान सभा बनी नवंबर 1946 संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि संविधान सभा के अंतर्गत ये क्या करेंगे, संविधान को बनाने की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 1946 में पहली बार बने। इसका फिर क्या हुआ, इसका चुनाव कराया गया। इसके चुनाव में क्या हुआ था, इसके चुनाव में 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें छोटे समूह व स्वतंत्र समुदाय को। स्वतंत्र समुदाय को इसमें क्या हुआ था, 93 सीटों को जो देसी रियासतों को दिया गया था वो भर नहीं पाई थी, क्योंकि क्या हुआ था, उन्होंने क्या कहा था, खुद को स्वतंत्र रहने के लिए उन्होंने कहा था। तो जब क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी उस समय भी उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति या जो भी रियासत है जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान में जा सकते हैं, जो भारत आना चाहते हैं भारत में आ सकते हैं, और जो इन दोनों से ही स्वतंत्र रहना चाहती है वो क्या कर सकती है, स्वतंत्र रूप से रह सकती है। तो अब बात करते हैं भारतीय संविधान में, जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी, जब क्या हुआ, इसका नवंबर 1946 में गठन हो गया। फिर इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ था, इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसी के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी दूसरी बैठक की थी, जो क्या बने थे, इसके स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। इसके बाद तो इसी में हम बात करते हैं आगे कि संविधान को किसने बनाया। संविधान को संविधान सभा ने ही नहीं बनाया था, बल्कि संविधान सभा में बहुत अलग अलग छोटी छोटी और बड़ी बड़ी समितियों का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत सबको अलग अलग कार्य दिए गए थे। संविधान को बनाने की जो कार्य था, संविधान को बनाने का जिम्मा था, वो प्रारूप समिति के पास था।
प्रारूप समिति के पास था। प्रारूप समिति में क्या थे, 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। ये क्या थे, इस समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने क्या किया, इस संविधान को बनाने के प्रोसेस को आगे बढ़ाया। इस समिति के अंतर्गत 7 सदस्य, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगार, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवन राय, टी कृष्णाचार्य। ये 7 सदस्य थे जिन्होंने इस संविधान को बनाने का प्रोसेस आगे रखा। तो जब हम बात करते हैं संविधान बना कैसे, किस तरीके से इसको बनाने का प्रोसेस आगे बढ़ाया गया और कितना इसमें समय लगा, तो हम बात करते हैं 1949, 26 नवंबर 1949, जिस दिन क्या हुआ था, संविधान बन करके पूरी तरीके से तैयार हो गया था और संविधान सभा द्वारा उसको अंगीकृत या फिर स्वीकार किया गया था। तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान निर्माण। इस दिन क्या हुआ था, संविधान का निर्माण हो गया था, इसको संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर दिया गया था। लेकिन लागू होने की डेट अलग थी। लागू जब इसको लागू किया गया तो वो डेट थी 26 जनवरी 1950, जिसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं। इसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं, इसको संविधान दिवस बोलते हैं। तो जिस समय ये संविधान बना था उस समय संविधान में क्या था कि संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग 395 8 अनुसूचियां थी। उस समय जब बना हुआ था उस समय की बात कर रहे हैं, 1950 में संविधान को बनाया गया उस समय की बात। और इसके साथ साथ प्रश्न क्या थी, प्रस्तावना, जो कि संविधान की आत्मा के रूप में जिसको जाना जाता है। संविधान की आत्मा कौन है, संविधान की प्रस्तावना, जो कि पूरे संविधान की एक झलक हमें उसी प्रस्तावना के अंदर देखने को मिल जाती है। तो अब अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में अगर इनके अंदर क्या हुआ, संशोधन होते आए हैं और इन संविधानों को अगर मूल रूप से देखें तो 395 ये, लेकिन इसके इनके भागों को या उपभागों को देखें तो भाग हमारे 25 बन जाते हैं और ये लगभग 470 के आसपास अनुच्छेद पहुंच चुका। और अनुसूचियां जो है वो वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये तो संविधान किस तरीके से बना और संविधान की प्रस्तावना जो कि क्या है सबसे महत्वपूर्ण है इस बात में कि संविधान को हम समझे कैसे कि संविधान है क्या। हम बात करते हैं संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की। हमारे संविधान में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, सबसे पहले क्या है, ये कठोर और सबसे बड़ा लिखित संविधान। अगर हम लिखित संविधान की बात करें तो जरूरी नहीं कि संविधान लिखा हुआ ही हो तभी वो संविधान कहा जाए। क्योंकि हम उदाहरण देते हैं ब्रिटेन का, जिन्होंने हमारे ऊपर लगभग 200 साल के आसपास हमारे पर राज किया। अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनका संविधान कहीं भी लिखित नहीं है, वो मौखिक रूप से ही चलते आ रहा है। लेकिन उसके बाद हम कई सारे देश ऐसे देखेंगे जिनके संविधान कैसे हैं, लिखित है। चाहे अमेरिका की बात करो, फ्रांस की बात करो, कनाडा की बात करो, आयरलैंड की बात करो, साउथ अफ्रीका की बात करो, सबके पास लिखित संविधान है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की तो भारत के पास सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान जितना बड़ा लिखित संविधान किसी भी देश का है नहीं। तो पहली विशेषता क्या होगी, सबसे बड़ा लिखित संविधान। लिखित संविधान। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, विभिन्न स्रोतों से निहित। दूसरा क्या व्यवस्था, क्या विभिन्न स्रोतों से निहित। यह ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान को किसी एक संविधान से देख करके नहीं बनाया गया। भारतीय संविधान में दुनिया के लगभग 50 से 52 या 56 लगभग देश के संविधानों को देख करके उन वहां से विशेषताओं को उठा करके जो भारत की
व्यवस्था के अनुसार, भारत की स्थिति के अनुसार जो वहाँ पर सही बैठती है उन संविधान की विशेषताओं को उठा कर लाया, अलग अलग देशों के संविधान से उठा करके लाया। चाहे हम बात करते संघात्मक व्यवस्था की या संसदीय व्यवस्था की या संशोधन व्यवस्था की या मौलिक अधिकारों की बात करते हैं या नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, तो ये सभी क्या है, किसी न किसी देश के संविधान की विशेषताओं को उठा करके लाया गया है, जो कि क्या है, उस देश के संविधान की विशेषता जो लगा कि भारत के संविधान में सही बैठेंगे और भारतीय संविधान को अच्छा बनाएंगे, उन चीजों को लाया गया है। उसके बाद है नम्यता और अनम्यता का संविधान। नम्यता मतलब होता है जहां पर संविधान थोड़ा लचीला होता है, अनम्यता होता है यहाँ पर संविधान थोड़ा कठोर होता है। अगर अमेरिका की बात करें तो बहुत ही ज्यादा कठोर संविधान है। भारत के संविधान की हम बात करते थे, कठोर और लचीला दोनों ही प्रकार का है। जहां पर हम कठोरता की बात करते थे, संविधान बहुत ही ज्यादा कठोर है और संविधान से बढ़कर किसी को भी नहीं मानेगा। सब पूरे देश क्या है तो संविधान के अनुसार ही चलता है। हम बात करते हैं थोड़े लचीलेपन की, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इस व्यवस्था देखी जाती है कि संविधान या हमारे देश की व्यवस्था में कहाँ पर कोई सी कमी आती है या फिर किसी चीज को चेंजेस लाना होता है या बदलाव लाना होता है, तो उसके लिए क्या कर रखा है, संशोधन व्यवस्था को ला रखा है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपनी व्यवस्था के अनुसार जो हमें बदलाव लाने चाहिए, लगता है कि अब इस चीज को हमें बदलना चाहिए, तो उसको बदलने के लिए संविधान में संशोधन की व्यवस्था रखी गई है, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है। अगला है एकात्मक के झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मकता के झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत के संविधान की अगर हम बात करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, जो कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। तो हम संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो किस तरीके से है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, शक्तियों का विभाजन भी होता है, केंद्र राज्य का संबंध भी होता है, तो ये सारी चीज लेके संविधान होता है, ठीक है। कठोर संविधान, संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, तो वो सारी चीजें में वहां पर मिल जाते हैं, जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था के संघीय शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं होती है। लेकिन उसी के साथ साथ एकात्मकता इस तरीके से दिखाई गई है कि जहां पर हम बात करते हैं देश की एकीकृत न्यायपालिका है हमारे पास इकलौते, एक हरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं केंद्र की, जब हम पूरे समूचे भारत के संघ की बात करते हैं तो वहां पर राज्यों का अस्तित्व खत्म हो जाता है और एकात्मकता भी है और संघीय शासन व्यवस्था की तरफ भी जाते हुए हम इसको देखते हैं। अगला सरकार का संसदीय रूप। संसदात्मक शासन व्यवस्था की हम बात करते हैं तो कहां से लाया गया, ब्रिटेन के संविधान से लाया गया, जहां से हम देखते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था कार्यपालिका विधायिका के रूप में इनको हमने बांटा है। भारतीय संसद की हम बात करते हैं तो भारतीय संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, जिसका लोकसभा का गठन सीधा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा का क्या होता है, राज्य की विधानसभा से निर्वाचित होकर के आते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था भी हमारे पास है, जो कि कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकीकृत तो स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका की हम बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो एकीकृत है, अलग अलग नहीं है और स्वतंत्र है। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र, इसके ऊपर किसी भी राज्य विधायिका का, कार्यपालिका का या किसी का भी कोई दबाव इस पर नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही भारत में अंतिम निर्णय माना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये इसको भारत की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में माना गया। नीति निर्देशक तत्व क्या है, पहली चीज तो ये क्या है कि इसको तीन तरीके से लेगा, सामाजिक, गांधीवादी और बौद्धिक, तीन विचारधाराओं से इसको बनाया गया, जो कि क्या करेंगे, राज्य को नीति बनाने के लिए, उनके कार्य को करने के लिए सहायक है। और कहा गया है कि राज्य इन्हीं को देख करके क्या करे, नीतियां बनाए, अपने कार्य को आगे बढ़ाए, अपने कार्य करे। लेकिन ये क्या है, राज्य के लिए बाध्य नहीं है कि इन बातों को माने या ना माने। उसके बाद मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण यही है। अगर हम बात करते हैं देश के संविधान की, जनता को हम सुरक्षित मानते हैं, सुरक्षित देना चाहते हैं, उनको कुछ विशेषता देना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी विशेषता होती है मौलिक अधिकारों की। अगर हमारे पास मौलिक अधिकार ना हो तो हमें दी गई पावर का कोई भी महत्व उसका नहीं होगा। मौलिक अधिकारों के साथ क्या होता है कि हमारे देश में रहने वाले किसी के भी साथ कोई भी अन्याय नहीं हो सकता। और मौलिक अधिकारों में क्या होता है कि मौलिक अधिकार को अगर अपना होता है तो व्यक्ति सीधे क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सबसे पहले देगा। और इसके बाद क्या होता है कि मौलिक अधिकार का रक्षक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। तो मौलिक अधिकार बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो पढ़ने जो 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में इसको दिया गया। उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य। जैसे जैसे हम मौलिक अधिकारों को लेते हैं, हमें हमारे राष्ट्र के प्रति मौलिक कर्तव्य भी हैं, जो हमें क्या करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, सुव्यवस्थित रहेगा और अच्छे तरीके से चलने के लिए जो क्या है, मौलिक कर्तव्य का व्यवस्था की गई है।
एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य की, तो ये सबसे अच्छी विशेषता मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या है कि भारत का कोई एक धर्म नहीं होगा। भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया गया है। भारत के अंदर कोई विशेष धर्म नहीं है कि भारत हिंदुओं का ही देश है, मुस्लिम का देश है, ईसाइयों का देश है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। सभी धर्म बराबर है, सभी धर्मों को पूर्ण अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता भी मूल अधिकार में दी गई है। तो आप अपने धर्म को पूर्ण तरीके से मान सकते हैं, उनकी विचारधाराओं को, उनके कर्तव्यों को आप मान सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों को दिया गया मूल। और धर्मनिरपेक्ष राज्य में भी यही कहा गया है कि भारत का कोई भी राज्य किसी भी धर्म का राज्य नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी एक धर्म पर्टिकुलर नहीं माना जाएगा जिसके नाम से भारत को जाना जाए। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। सार्वभौमिक वैश्व मताधिकार, ये चीज सबसे अच्छी है, सार्वभौमिक वैश्व मताधिकार। अगर हम बात करते हैं भारत में लोकतंत्र को लाने की या सभी को स्वतंत्र लाने की, तो हम बात करेंगे किसकी, मताधिकार की। लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है, मताधिकार। वो भी सार्वभौमिक वैश्व, यानी कि सभी को है, चाहे वो गरीब हो, चाहे ऊंची जाति का हो, नीची जाति हो, किसी भी धर्म का हो, कैसा भी व्यक्ति, अगर वो भारत में जो आयु सीमा दी गई 18 वर्ष की आयु पूरी कर देता है तो वयस्क माना जाता है, उसको वोट देने का पूरा अधिकार होता है। इसके बाद एकल नागरिकता, भारत के अंदर क्या है, एकल नागरिकता सबसे अच्छी व्यवस्था की गई एकल नागरिकता की, यानी कि भारत के अंदर एक ही बात होगी, आप भारतीय हैं। आप ऐसा नहीं कि आप एक बिहार की आपकी नागरिकता अलग हुई, भारत की अलग हुई, उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग है, भारत की अलग है, दिल्ली की नागरिकता अलग है, भारत ऐसा कुछ नहीं, एक ही नागरिकता आपसे क्या है, भारतीय एकल नागरिकता, जो कि भारत को एकात्मकता का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिल जाता है। स्वतंत्र निकाय, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति के लिए अगर भारत की समस्या उत्पन्न हो जाती है, भारत में क्या हो जाता है, स्वतंत्र भारत में समस्या आ गई है, चाहे राष्ट्रीय आपात हो या युद्ध की स्थिति हो या आंतरिक अवस्था, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, तो इन सभी चीजों के लिए राष्ट्रपति के पास विशेष शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन लगाने की जो व्यवस्था है, जो क्या करती है, भारतीय संविधान को बचाने के, भारत को बचाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ जाता है। उसके बाद त्रिस्तरीय सरकार, एक और महत्वपूर्ण चीज है त्रिस्तरीय सरकार। हम बात करते हैं भारत में पहले तो 2 स्तरीय सरकार है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। लेकिन क्या होता है, गांधीवादी विचारधारा जो कि क्या है, हमारे नीति निर्देशक तत्वों में दी गई पंचायत की राज व्यवस्था, इसके अंतर्गत क्या करता है, त्रिस्तरीय सरकार को हम लोग बनाते हैं। भारत का सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, यानी कि लोगों की समस्याओं को और नीचे स्तर से समझा जाना और गांव के स्तर से, पंचायत के स्तर से समझ करके उनका निपटान करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये भारतीय संविधान की बहुत अच्छी विशेषता मानी जाती है। इसके अंतर्गत 3 स्तरीय बनाए गए हैं, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत 3 तरीके से इसमें व्यवस्था की गई। इनका चुनाव जो होता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो ये थी भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान बना कैसे, या भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड रहा था, ऐतिहासिक किस तरीके से पृष्ठभूमि जो रही थी, किस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके धीरे धीरे नियमों का आना, संविधान बनाने का एक विचार कहाँ से आया है, किस तरीके से बदलाव हुआ, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।